हेलो, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। ठीक है, अब देखो हमारा चल रहा था अभ्यास टेस्ट सीरीज जो आशीष सर ने लॉन्च की हुई है उसका बायोलॉजी टेस्ट सॉल्यूशन। कौन से पेपर का? माइनर 2। ठीक है, जो लास्ट संडे को हुआ है उसका पार्ट फर्स्ट जो मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी वाला सेक्शन है वो हमने कर लिया है। पार्ट फर्स्ट की वीडियो देख लेना आप। ये पार्ट सेकंड है जिसमें हम सोल्व करेंगे क्या? जेनेटिक्स। ठीक है, आइए समझते हैं। देखो, तरीका वही रहेगा, जो भी क्वेश्चन आएँगे उनमें हर एक ऑप्शन अगर समझाने वाला होगा तो मैं समझाऊँगा, बाकी सही आंसर और गलत आंसर क्यों है इसको हम चेक करेंगे, ठीक है? मेंडल द्वारा अध्ययनित मटर के पौधों में 7 जोड़ों के विपर्यास विशेषकों में फूल, फली और बीज के विशेषकों की संख्या क्रमशः थी। संख्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि फूल, फली और बीज के विशेषकों की संख्या क्या है? विशेषक मतलब लक्षण है, कितने लक्षण लिए थे? तो देखो, फूल के भी 2 लक्षण लिए थे, फली के भी 2 लक्षण लिए थे और बीज के भी 2 लक्षण लिए थे। फूल के जो 2 लक्षण लिए थे, उसमें था फूल की स्थिति और फूल का रंग, ऐसे ही बीज का आकार और बीज का रंग। ठीक है, तो कौन-सा ऑप्शन जाएगा? ऑप्शन ए। आगे चलो, देखो, एक अप्रभावी एलील व्यक्ति होता है। ये क्या पूछ रहा है? अप्रभावी व्यक्ति में जो एलील होता है, वो कौन-सा होता है? तो देखो, मेंडल के संकरण हमने पढ़े हैं, तो उसमें कैपिटल टी, स्मॉल टी से समझाया गया है कि देखो, कैपिटल टी जो होता है, वो लंबा होता है। ठीक है? कैपिटल टी, स्मॉल टी है, ये भी लंबा होता है। और स्मॉल टी ये क्या होता है? बोना। ठीक है? बोना। अब देखो, इनमें प्रभावी लक्षण कौन-सा है? प्रभावी लक्षण कौन-सा है? ये लंबे वाले, ये दोनों प्रभावी लक्षण है। ठीक है? तो प्रभावी लक्षण प्रकट कब हो रहे हैं? ये समयुग्मजीव में भी प्रकट हो रहे हैं, विषम युग्मजीव में भी प्रकट हो रहा है। लेकिन ये पूछ क्या रहा है कि अप्रभावी, यहाँ देखो नोटिस करने वाली बात, अप्रभावी एलील में कौन-सा होता है? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? समयुग्मजीय अवस्था में। अप्रभावी एलील कब व्यक्त होता है? समयुग्मजीय अवस्था में। ठीक है? केवल समयुग्मजीय अवस्था में। ठीक है, आगे चलो। हाँ, क्वेश्चन है, 2 विषम युग्मजीय लंबे पौधे कैपिटल टी स्मॉल टी के मध्य संकरण कराने पर F1 पीढ़ी में कुल 500 पौधे प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है? 2 विषम युग्मजीय, 2 विषम युग्मजीय और टी और टी, इनके बीच में संकरण कराने पे, तो संकरण कराओ। ठीक है, चेकर बोर्ड बना लिया। ये कैपिटल टी मैंने इधर ले लिया, एक स्मॉल टी इधर ले लिया, कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब क्रॉस कराऊंगा तो ये क्या आ जाएगा? कैपिटल टी। ये क्या हो जाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये क्या हो जाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। और ये क्या हो जाएगा? स्मॉल टी स्मॉल टी। अब क्या पूछ रहा है आगे? 500 पौधे प्राप्त होते हैं, हमें कितने प्राप्त होने हैं? 4। तो 4 की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है? 500। ठीक है, 4 की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है? 500। F1 पीढ़ी में पौधों में लंबे और बौने पौधों की संख्या, लंबे लंबे और बौने पौधों की संख्या, तो इसमें देखो लंबे कितने हैं? देखो, कैपिटल टी समयुग्मजीय अवस्था है, लंबा रहेगा। ये विषम युग्मजीय भी लंबा रहेगा। ठीक है, और ये भी लंबा रहेगा। तो कितने लंबे हैं? 1, 2 और 3। और बौना कितना है? 1 बौना है ये। स्मॉल टी वाला बोना है, तो इसमें कितने हो गए? 3 तो लंबे हो गए और 1 बोना हो गया। तो 4 में 3 लंबे हैं, 1 बोना है, तो 500 में कितने हुए? 500 में क्या आ जाएगा? इसको डिवाइड कर लो रेशियो में, तो 375 तो लंबे हो जाएँगे और 125 क्या हो जाएँगे? बोने। तो यही आंसर हो जाएगा, 375 और 125। आ गया समझ में? ठीक है, आगे चलता हूँ। देखो, सही मिलान सुनिए। अब इसमें 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ये बोल रहा है कैपिटल टी को स्मॉल टी से टेस्ट क्रॉस, ठीक है? यहाँ पे टेस्ट क्रॉस दिया हुआ है, सेल्फ क्रॉस और बैक क्रॉस। तो सबसे पहले तो समझते हैं टेस्ट क्रॉस होता क्या है, बैक क्रॉस क्या होता है, ठीक है? तो देखो, जब भी क्या? जब भी डोमिनेंट मतलब प्रभावी एलील का अप्रभावी पैतृकों से क्रॉस कराया जाता है। क्या बोला मैंने? डोमिनेंट स्पीशीज का, डोमिनेंट का रिसेसिव पेरेंट्स है। मतलब जो संतति है ना, वो तो प्रभावी रहेगी। तो प्रभावी में कौन-कौन सा आ जाएगा? देखो, प्रभावी में या तो दोनों कैपिटल हो जाएँगे या सिर्फ एक कैपिटल हो जाएगा, एक स्मॉल हो जाएगा। दोनों प्रभावी है, ठीक है? और रिसेसिव मतलब अप्रभावी पेरेंट, अप्रभावी जनक, उसमें कौन-सा जाएगा? स्मॉल टी। तो ये क्या होता है? ये होता है टेस्ट क्रॉस, ठीक है?
अब बेक क्रॉस क्या होता है? बेक क्रॉस में क्या होता है कि जो डोमिनेंट मतलब जो प्रभावी संतति है, उसका ही क्रॉस किससे? प्रभावी पैतृक से। तो उसमें क्या आ जाता है? दोनों डोमिनेंट डोमिनेंट ही संतति होती है और डोमिनेंट ही पेरेंट्स होते हैं, ठीक है? पेरेंट्स, ठीक है? तो यहाँ भी वही आ जाएगा कैपिटल टी या कैपिटल टी, स्मॉल टी, ठीक है? और इधर क्या आ जाएगा? कैपिटल टी, कैपिटल टी। तो इनका जब आपस में क्रॉस कराया जाता है, तो वो क्या होता है? बेक क्रॉस होता है। ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ है? क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ है? कैपिटल टी का स्मॉल टी से टेस्ट क्रॉस। देखो कैपिटल टी का स्मॉल टी से टेस्ट क्रॉस, तो यहाँ तक तो सही है। ठीक है, सभी पेड़ लंबे। अब क्रॉस करा के देख लो कि सभी पेड़ लंबे हैं क्या? तो देखो कहाँ, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, पूरा ही हो गया। एक सेकेंड छोड़ो, ये कैपिटल टी हो गया, ठीक है? और एक और कैपिटल टी है और इसका स्मॉल टी से। तो ये यहाँ पर क्या हो गया? कैपिटल टी के स्मॉल टी। ये क्या हो गया? ठीक है, इसका इससे कराएं और इसका इससे कराएं, ठीक है? तो सभी पेड़ लंबे, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, ठीक है? चारों लंबे हो गए, तो ये बात तो सही है, ठीक है? दूसरा, कैपिटल टी का टेस्ट क्रॉस है, कैपिटल टी का स्मॉल टी सही। तो ये देखो ये वाले का इससे क्रॉस, तो ये भी टेस्ट क्रॉस ही है, तो टेस्ट क्रॉस तो सही है। 3/4 पेड़ लंबे और 1/4 पेड़ बोने, तो ठीक है। तो इसका क्रॉस कराओ, इसका क्रॉस कराओगे, क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है, ठीक है, इसका इससे, इसका इससे, फिर इसका इससे, तो क्या बनेगा? एक स्मॉल है ना, तो स्मॉल टी हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या हो रहा है? ये देखो दो तो लंबे आ रहे हैं और दो बोने आ रहे हैं, तो ये तो 50-50 आ रहे हैं। ये गलत हो गया ना, ये तो 50-50 आ रहे हैं, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। इधर देखो सेल्फ क्रॉस, ये क्वेश्चन लंबा हो जाएगा सोल्व करने के लिए, ठीक है? कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी सेल्फ क्रॉस है, आधे पेड़ लंबे होंगे और आधे बौने होंगे, ठीक है? तो इसको भी करा के देख लो, इसको भी करा के देख लो, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है? अब देखो इसमें 1 2 3, ये 3 तो लंबे आ रहे हैं, ये 1 तो बौना आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। आधे पेड़ लंबे क्या हो गया? उल्टा हो गया, 50-50 होता तो सही हो जाता है, ठीक है? फोर्थ है कैपिटल टी का कैपिटल टी से बैक क्रॉस। अब देखो बैक क्रॉस मैंने बताया है, डोमिनेंट स्पीसीज का डोमिनेंट पेरेंट्स है क्रॉस, क्या होता है? ये बैक क्रॉस होता है। और इनका जब क्रॉस कराएंगे तो सभी संतति कैपिटल टी ही आएगी, सभी लंबे ही आएंगे, तो सभी पेड़ लंबे, तो ये ऑप्शन सही है और एक ये सही है। तो सही मिलान चुनिए, 1 और 4 सही है, 1 और 4 सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? टाइम टेकिंग है लेकिन करना था। उसके बाद दी गई तालिका को, अब देखो इसमें दी गई तालिका को सही विकल्प चुनकर पूर्ण भरे तालिका विभिन्न जीनोटाइप की संभावनाएं और उनके संगत समूह को दर्शाती है। देखो ब्लड ग्रुप दिए हुए हैं ए बी और ओ, ठीक है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1 2 3 4 में फिल करना है। तो इधर देखो सबसे सिंपल तरीके से सोल्व करते हैं। यहाँ ओ दिया हुआ है फोर्थ में ओ दिया हुआ है, तो ओ आपको पता है दोनों अप्रभावी रहेंगे, मतलब जो स्मॉल आई रहेंगे, ठीक है? उससे ओ आएगा, तो स्मॉल आई फोर्थ में एक में ही ऑप्शन है, ठीक है? फोर्थ में एक में ही ऑप्शन है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी। क्रॉस चेक करते हैं, कैपिटल ए सॉरी कैपिटल आई ए और स्मॉल आई, तो यहाँ पर अगर रखूं मैं, ठीक है, तो ये ए ही बनाएगा, ठीक है? इसके लिए दूसरा, ठीक है, ये बी ही बनाएगा और यहाँ ए बी का तो ए बी बनेगा ही सही। ब्लड ग्रुप वाला तो गलत हो ही नहीं सकता, होना भी नहीं चाहिए। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इनमें गलत होने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है? आगे चलो। मटर के बीजों में मंद स्टार्च संश्लेषण जीन बीटा द्वारा नियंत्रित होता है। क्या बोल रहा है?
मटर के बीजों में मंड मंड एक ही लक्षण हो गया, ठीक है? और वो नियंत्रित कर रहा है कौन-सा बीटा जीन, तो एक लक्षण एक जीन द्वारा नियंत्रित हो रहा है, तो इसमें क्या आ जाएगा? एक जीन का एक फिनोटाइप, एक जीन एक फिनोटाइप अवधारणा, एक जीन एक फिनोटाइप अवधारणा, मतलब एक जीन एक ही लक्षण को नियंत्रित कर रहा है, यही मेंडल के वंशागति नियम में अपन पढ़ते हैं, ठीक है? आगे चलो, देखो मेंडल के द्विसंकर संकरण में जब विषम युग्मजीव पीले गोल, क्या बोल रहा है? विषम युग्मजीव पीले गोल, ठीक है? विषम युग्मजीव ये तो पीले हो गए और गोल के लिए क्या हो गया? ये हो गया, ठीक है? पीले और गोल और विषम युग्मजीव एक कैपिटल एक स्मॉल, पीले गोल बीजों वाले पौधों में सौ परागण परागण कराया जाता है, ठीक है? इनका इन्हीं से क्रॉस कराया जाता है। तो हरी गोल संततियों के जीनोटाइप को निम्न द्वारा दर्शा सकते हैं। क्या पूछा है? हरी गोल संततियां। अब देखो इनको क्रॉस कराओगे बहुत टाइम लग जाएगा। अब हरी देखो, यहाँ पर विषम युग्मजी में पीले और गोल थे, तो पीले तो क्या है? प्रभावी है, तो हरी क्या हो गया? अप्रभावी हो गया। तो अप्रभावी के लिए क्या होना चाहिए? कि स्मॉल वाई होना चाहिए। और गोल गोल क्या है? प्रभावी है, तो गोल होने के लिए क्या कंडीशन है? या तो कैपिटल आर हो सकता है या फिर कैपिटल आर स्मॉल आर हो सकता है। अब देखो ऑप्शन से करते हैं, इसमें ऑप्शन से करते हैं। देखो कैपिटल आर स्मॉल आर ये सही है, लेकिन यहाँ कैपिटल वाई हो गया, तो पहला ही गलत हो गया, यहाँ हो न होने सरा। देखो कैपिटल आर स्मॉल आर सही है और स्मॉल वाई ये भी सही है, तो ये सही है। आगे देखो यहाँ पर भी गोल है, ये भी सही है, ठीक है। यहाँ देखो स्मॉल आर आ गया, ये गोल नहीं हुआ, ठीक है। ये गोल पूछ रहा है, तो ये गोल नहीं हुआ, तो यहाँ भी गलत हो गया। तीसरा, यहाँ स्मॉल आर आ गया, तो ये भी गलत हो गया। अब देखो फोर्थ वाला, कैपिटल आर है स्मॉल आर है, मतलब लाल है और ये पीला भी है, सॉरी हरा भी है, लाल हरा और ये भी लाल हरा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन को सोल्व करने से अच्छा ऑप्शन से भी सोल्व करना होता है, ठीक है। स्वतंत्र अपव्यवन का नियम मेंडल को निम्न की मदद से समझाया जा सकता है। एक तो ये पैनल पे इतनी दूर से दिखता भी नहीं है। स्वतंत्र अपव्यवन का नियम को निम्न की मदद से समझाया जा सकता है। यार 10वीं का क्वेश्चन है, ये तो कम से कम आना ही चाहिए। स्वतंत्र अपव्यवन का नियम किससे होता है? द्विसंकर संकरण से। द्विसंकर संकरण से समझाया जाता है। स्वतंत्र अपव्यवन मतलब जब दो लक्षण एक साथ जाएंगे तो एक लक्षण दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करेगा, ठीक है। इतना सही होता है। मेंडल का स्वतंत्र अपव्यवन का नियम उन जीनों के लिए सही नहीं है जो निकट स्थित है। कहाँ? देखो कोई भी टीचर जब भी पढ़ाता है तो वो जब भी स्वतंत्र अपव्यवन का नियम पढ़ाता है तो उसमें सेकंड लाइन यही लिखवाता है कि मेंडल का स्वतंत्र अपव्यवन का नियम एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों पर लागू नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां पर संलग्नता आ जाती है, लिंकेज आ जाती है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। सभी सभी टीचर लिखवाते हैं, दूसरी लाइन ही यही लिखवाते हैं कि स्वतंत्र अपव्यवन का नियम एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित जीनों पर लागू नहीं होता है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था इसमें। अब देखो क्षार युग्मों के घटने और बढ़ने से होता है। देखो क्षार युग्म दे रखा है, एक डीएनए में दे रखा है, जैसे टी टी ए सी जी ये दिया हुआ है, ठीक है। जहां यहाँ 5 क्षार है, अब इसमें से या तो एक कम हो गया, जैसे 5 से या तो 4 रह गए, ठीक है, या एक बढ़ गया 6 हो गए, तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? इस कंडीशन को बोला जाता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्या बोला जाता है? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। मतलब देखो जो फ्रेम थी ना ऑलरेडी वही बदल गई। जो फ्रेम थी ना, जैसे 5 की फ्रेम थी, अब उसमें 4 हो गए या 6 हो गए, तो पूरी फ्रेम ही बदल गई। उसको क्या बोलेंगे? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब देखो लाल हरी वर्णांता एक लिंग संलग्न विशेषक है, ठीक है। लाल हरी वर्णांता एक लिंग संलग्न विशेषक है, निम्न में से कौन सा कथन वर्णांता के लिए सही नहीं है? ठीक है, देखो यह स्त्रियों की तुलना में पुरुषों में अधिक सामान्य है, सही बात है। पुरुषों में ये वर्णांता ज्यादा होती है, क्योंकि देखो चलो मैं एक साथ ही समझा दूंगा। स्त्रियों में वर्णांता की अभिव्यक्ति के लिए समयुग्मजी अप्रभावी अवस्था की आवश्यकता होती है। ये यूँ कह रहा है कि स्त्रियों में जब वर्णांता होगी तो समयुग्मजी अप्रभावी अवस्था, ये अवस्था की बोल रही है, ठीक है। तो सही बात है, स्त्रियों का जो जीनोटाइप है वो क्या रहेगा? ये डबल एक्स रहेगा। और अप्रभावी अप्रभावी के लिए क्या होना चाहिए? कि दोनों में ही वर्णांता के जीन होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी बात सही है। तीसरा, पुरुष इस विशेषक के वाहक हो सकते हैं। देखो पुरुष वाहक कैसे होंगे? पुरुष में एक एक एक्स होता है और उसी पे
ये वर्णांता का जीन आ जाएगा तो वो तो रोगी हो जाएगा, वाहक थोड़ी होगा। पुरुष पर अगर जी एक ही जीन आ गया तो वो रोगी हो जाएगा। वाहक कब होता है? जब एक एक्स पर रहे और एक एक्स खाली रहे तो ये वाहक कंडीशन होता है। और वाहक तो केवल मादा हो सकते हैं, तो पुरुष नहीं हो गए, तो यही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। सिकल सेल एनीमिया में कौन-सा एमिनो एसिड प्रतिस्थापित होता है? देखो, सीधा-सा क्वेश्चन है, बीटा श्रृंखला में वेलिन द्वारा ग्लूटामिक एसिड, जो ग्लूटामिक एसिड होता है, उसकी जगह वेलिन आ जाता है। ठीक है? सिकल सेल एनीमिया में, ये तो तुम्हें याद ही करना पड़ेगा, इसका तो कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। आगे चलो। कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमैटिडों के विसंयोजन की अनुपस्थिति के परिणाम स्वरूप गुणसूत्रों का लाभ या हानि होती है, इसे क्या कहा जाता है? देखो, गुणसूत्रीय के विकार हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है? गुणसूत्रीय विकार दो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तो होते हैं पॉलीप्लॉइडी। तो इसमें क्या होता है, जो गुणसूत्रों का सेट होता है ना, जैसे किसी के में एन गुणसूत्र है, एन है किसी में, तो ये एन से पूरा का पूरा सेट ही बदल जाएगा। जैसे 2n हो गया या 3n हो गया, इसको क्या बोलते हैं? पॉलीप्लॉइडी। अब ये यूँ कह रहा है कि विसंयोजन मतलब अलग नहीं होने की स्थिति में, अब अलग नहीं होने की स्थिति में क्या होता है? इसमें आता है दूसरा, देखो, एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी क्या होता है? जैसे कोई एक सेट होता है, उस सेट में या तो एक गुणसूत्र कम हो गया या ज़्यादा हो गया या 2 कम हो गए या 2 ज़्यादा हो गए, ठीक है? तो इसको बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। इसके भी अलग-अलग पार्ट हैं, जैसे नलसोमी, ट्राइसोमी, मोनोसोमी। इसमें क्या होता है, जैसे 2n प्लस 1 हो गया या 2n माइनस 1 हो गया या 2n प्लस 2 हो गया। इनको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? एन्यूप्लॉइडी। क्योंकि क्रोमैटिडों के विसंयोजन की अनुपस्थिति, जब अलग नहीं होंगे तो एक साथ ज़्यादा हो जाएगा। इतना सारा मल्टिप्लिकेशन थोड़ी होगा। ठीक है, आगे चलो। बेमेल जोड़े को पहचानिए। हीमोफीलिया लिंग संलग्न अप्रभावी रोग है। सही बात है, हीमोफीलिया लिंग संलग्न अप्रभावी रोग है। फिनाइल कीटोयूरिया ऑटोसोमल अप्रभावी है, ये भी सही है, अलिंग गुणसूत्रों में होता है। डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी हो जाती है 21वें गुणसूत्रों में, ठीक है, सही बात है। टर्नर सिंड्रोम 22 अलग, ये देखो ये गलत हो गया। टर्नर सिंड्रोम तो होता ही महिलाओं में। महिलाओं में क्या होता है, जो डबल एक्स है उसमें से ये एक एक्स टर्न मार जाता है, मतलब जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है? 22 प्लस एक्स, सॉरी 22 प्लस एक्स जीरो हो जाता है, मतलब जो एक एक्स गुणसूत्र था ना वो टर्न मार गया, तो वाई संलग्न तो होने से ही रहा। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? टर्नर सिंड्रोम। आगे चलो, देखो, अभिकथन दिया हुआ है और तर्क दिया हुआ है। एक गुणसूत्र युग्म के युग्म व पृथक्करण से उन पर स्थित युग्मित कारकों का विसंयोजन होता है, सही बात है। ठीक है, एक जीन युग्म के दो एलील्स असमजात गुणसूत्रों पर समान स्तर पर स्थित होता है। अब देखो यार, एक ही गुणसूत्र के 2 एलील, मतलब एक ही लक्षण को प्रकट करने वाले 2 अलग-अलग जीन, जैसे लंबाई का एक कैपिटल एल हो गया और कैपिटल टी हो गया, एक स्मॉल टी हो गया। वो देखो, वो असमजात गुणसूत्रों पर थोड़ी होते हैं, वो तो समजात गुणसूत्रों पर होते हैं। कौन से गुणसूत्रों पर होते हैं? समजात। एक ही लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन तो एक ही गुणसूत्र पे रहेंगे, ठीक है? तो वो क्या हो जाएगा? समजात गुणसूत्रों पे होता है। तो अभिकथन तो सही है, लेकिन तर्क क्या हो गया? गलत हो गया। अभिकथन सही है लेकिन तर्क गलत है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलो, देखो, वाहक माता पिता संतान में रोग संचरित करते हैं जब लक्षण ऑटोसोम लिंक्ड अप्रभावी होते हैं। ये कह रहा है कि जब अलिंग गुणसूत्र वाले रोग होते हैं ना, तो जब माता और पिता दोनों वाहक होते हैं तो रोग संचरित करते हैं। सही ये बात है। अगर माता पिता रोग के लिए वाहक है तो वो संतानों में आ सकता है, क्योंकि देखो, मान लो कोई भी ये रोग है, ठीक है? अच्छा, ये तो लिंग गुणसूत्र वाला हो गया। जैसे ऑटोसोम में कोई सा भी हो गया, ए मान लो, ठीक है? अब ये वाहक है, ये पिता वाहक है और मादा में भी ये ए है, ठीक है? ये वाहक है, तो यहाँ देखो, यहाँ कंडीशन हो जाएगी ना रोग लाने की, यहाँ रोग लाने की कंडीशन हो जाएगी। तो ये बोल रहा है कि माता और पिता दोनों वाहक है तो संतति में रोग संचरित हो सकता है। अगर कोई एक वाहक होगा तो फिर संतति भी वाहक ही रहेगी, रोग संचरित नहीं होगा। तो ये बात सही है, ठीक है? अभी देखो, हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोम लिंक रिसेसिव रोग है। अब देखो, खेल गया, ये क्या खेल गया? सिकल सेल एनीमिया तो ऑटोसोम लिंक अप्रभावी रोग है, लेकिन यहाँ देखो, हीमोफीलिया तो लिंग संलग्न रोग है, एक्स लिंग संलग्न रोग है। अभी पढ़ाया हमने इस क्वेश्चन में, ठीक है?
हीमोफीलिया लिंग संलग्न रोग है, ऑटोसोमल नहीं है। तो यहाँ पर ये गलत हो गया। पहला तो सही है और कथन दूसरा गलत हो गया। तो कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। ठीक है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो, छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो क्वेश्चन में यहाँ देखो पढ़ते-पढ़ते से आ जाएगा, सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोम लिंक है और आप सही कर जाओगे। लेकिन देखो आगे हीमोफीलिया नहीं है, हीमोफीलिया तो लिंग संलग्न रोग है। ठीक है? आगे चलो। 1 सेकंड मुझे रिकॉर्डिंग चेक करने दो। हुँ, ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे देखो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाओ, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाओ। तो देखो, जॉन ग्रेगर मेंडल सब जानते हैं, मेंडल ने वंशागति के नियम दिए थे, ठीक है? दूसरा सट्टन और बावेरी ने वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत दिया था। यहाँ 1 और 2 मिलाओ, 1 और 2 मिलाओ। ए में क्या दिया हुआ है? दूसरा, ए में दूसरा, एक ही ऑप्शन अच्छा एक और है और बी में 1, ए में दूसरा, बी में 1 यहीं से मिल गया, यहीं से मिल गया, ठीक है? इधर देखो टाइलोसिस उपस्थित रहता है। अब सबसे पहले तो टाइलोसिस होता क्या है? ये वापस से उसका प्लांट एनाटॉमी का क्वेश्चन है, ठीक है? टाइलोसिस क्या होता है? अब देखो, आपने 2 वर्ड सुने होंगे, एक होता है हार्टवुड और एक होता है सैपवुड, ठीक है? हार्टवुड और एक होता है सैप इसको बोलता है हृदय दारू, इसको बोलते हैं रस दारू। अब देखो, हर्टवुड क्या होता है? जो जाइलम होता है ना जाइलम, कौन-सा जाइलम? पुराना जाइलम, सेकेंडरी जाइलम जो होता है ना, ठीक है? वो क्या करता है जाइलम के बाहर जाइलम 2 तरह का होता है, ठीक है? जैसे ये जाइलम हो गया, अब जाइलम का निर्माण हो रहा है, जाइलम का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ निर्माण हुआ, यहाँ निर्माण हुआ, यहाँ निर्माण हुआ, यहाँ निर्माण हुआ, ठीक है? तो इधर देखो ये क्या हो गया? ये पीछे जो सबसे पहले बना जैसे मैं गिनती दे दूँ 1, 2, 3, 4 ये 5 वाला। तो 5वाँ वाला क्या हुआ? सबसे पुराना हुआ और पहला वाला क्या हुआ? सबसे नया हुआ। तो ये जो 5वाँ वाला है ना, सबसे पुराना जाइलम है। तो ये क्या बोलते हैं? सेकेंडरी जाइलम है। मतलब दो होने में तो दोनों ही सेकेंडरी जाइलम है, लेकिन सेकेंडरी जाइलम में भी पुराना वाला, उसको क्या बोलते हैं? हर्टवुड। इसको बोलते हैं हर्टवुड। अब क्या होता है? जो ये हर्टवुड है ना, इसमें क्या जमा हो जाते हैं? अपशिष्ट पदार्थ। इसमें क्या जमा हो जाते हैं? अपशिष्ट पदार्थ और उन्हीं अपशिष्ट पदार्थों को टाइलोसिस कहा जाता है। उन्हीं अपशिष्ट पदार्थों को क्या कहा जाता है? टाइलोसेस, ठीक है? तो किसमें आ गए? टाइलोसेस किसमें आ गए? सेकेंडरी जाइलम में होता है, ठीक है? देखो, ये तो चीज़ें याद करनी पड़ेगी आपको समझ-समझ के, एक-एक वर्ड समझ में आना चाहिए। एनाटॉमी में पूछेंगे इतनी सी चीज़ें, ठीक है? आगे चलो। निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब देखो, ये ऐसा क्वेश्चन है जो पेपर में 90% बच्चों को नहीं आएगा, 90 क्या 95% बच्चों को नहीं आएगा, वे 1% बच्चों को ही आएगा, उसको भी किस्मत होगी तो आ जाएगा और इसमें सीधा ऑप्शन है, ये कास्ट का टाइप दे रखा है और उसका एग्ज़ाम्पल दे रखा है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको याद ही करने पड़ेंगे, आपकी किस्मत है अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो, आपको आ गए थे, पेपर में तो 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे आएँगे जो किसी को नहीं आएँगे, ठीक है? आगे चलो। मेज़, मक्का 10 जोड़े अर्थात 20 गुणसूत्र होते हैं। मक्का में 10 जोड़े अर्थात 20 गुणसूत्र होते हैं। इनके पास कितने लिंकेज समूह होते हैं? देखो, लिंकेज समूह क्या होते हैं? जैसे एक गुणसूत्र है, इसमें 2 जीन है, 1 और 2, ठीक है? तो इन दोनों में क्या पाया जाता है? एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित जीनों में संलग्नता पाई जाती है, तो ठीक है, ए और बी में संलग्नता है, ठीक है? यहाँ पर हो गया, यहाँ पर एक और जीन है, ठीक है? ये सी और डी हो गया, तो इनमें भी संलग्नता है। ए की सी से भी संलग्नता है, ए की डी से भी संलग्नता है, लेकिन बी के कंपैरिज़न में कम है। अब देखो, यहाँ पर भी लिंकेज ग्रुप सॉरी यहाँ पर भी संलग्नता है, यहाँ पर भी संलग्नता है, तो ये जो पूरा गुणसूत्र है ना, ये जो पूरा गुणसूत्र है ना, ये क्या हो गया? इसी को बोलते हैं क्या? लिंकेज ग्रुप। अब देखो, किसी भी जीव में जितने गुणसूत्र होते हैं ना, जितने अगुणित गुणसूत्र होते हैं ना, उतने ही उसमें क्या होता है? लिंकेज ग्रुप। तो इसमें देखो, मक्का में कितने हैं? 10 जोड़ी है, 10 जोड़ी है, तो इसमें लिंकेज ग्रुप भी कितने हो जाएंगे? 10, ठीक है? गुणसूत्रों की संख्या को ही लिंकेज ग्रुप बोलता है। देखो, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के विषय में कौन से कथन सही है? सही क्वेश्चन पूछा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के लिए। तो देखो, इस विकार का वर्णन सबसे पहले लैंगडोन डाउन 1866 में किया था। अब देखो डाउन यहाँ नाम से स्पष्ट है, डाउन ने तो डाउन सिंड्रोम की खोज की थी, क्लाइनफेल्टर की थोड़ी की थी। ठीक है? तो पहला तो गलत हो गया, दूसरा पूछ रहा है, एक व्यक्ति में साधारणतया नर परिवर्तन होता है जबकि मादा परिवर्तन भी हो सकता है। अब देखो, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है? नॉर्मली ये लड़कों में होता है, लेकिन लड़कों में होने से क्या होता है? मादा लक्षण भी आ जाते हैं। ये यही बोल रहा है कि इसमें
साधारणतः नर परिवर्धन होता तो नर है, लेकिन मादा के भी लक्षण व्यक्त हो जाते हैं, मादा के भी लक्षण व्यक्त हो जाते हैं और यही क्लाइनफेल्टर की विशेषता है, ठीक है? तो ऑप्शन दूसरा सही हो गया, ठीक है। अच्छा और मल्टीपल ऑप्शन है क्या? तो दूसरा सही हो गया, दूसरा सही हो गया तो दूसरा इसमें पहला तो गलत हो गया, तो ये गलत हो गया, दूसरा और पाँचवाँ सही है, तो सिंपल यहाँ से भी और बाकी देख लेते हैं, ठीक है? प्रभावित व्यक्ति का आकार छोटा होता है, ऐसा नहीं होता है, सिंड्रोम में ज़्यादातर आकार बड़े होते हैं, वो तो 1-2 ही सिंड्रोम है जिनमें आकार छोटे होते हैं, तो ये गलत हो गया, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है शारीरिक साइटोमेट तीसरा, शारीरिक साइकोमीटर और मानसिक विकास रुक जाता है, ऐसा नहीं होता है, मानसिक विकास वगैरह सब होते हैं, ठीक है। ऐसे व्यक्ति बंदे होते हैं, हाँ, ये ज़रूर है कि इनमें जनन क्षमता नहीं पाई जाती है क्योंकि नर में ही मादा के लक्षण है तो वो प्रोड्यूस क्या करेगा? नर के करेगा, वो मादा के करेगा, तो 5वां भी सही है और दूसरा भी सही है, वही दूसरा और 5वां सही है, ऑप्शन डी, ठीक है। आगे चलो, अब देखो, एक वर्णांध पुरुष कलर ब्लाइंडनेस का क्वेश्चन है। एक ऐसी स्त्री से विवाह करता है तो सामान्य रंग दृष्टि के लिए समयुग्मजीय है। उसके पुत्र के वर्णांध होने की संभावना क्या होगी? देखो क्या बोल रहा है, लिखो पहले इसको। एक वर्णांध पुरुष है मतलब देखो, पुरुष ये रहेगा। ऐसी स्त्री से विवाह करता है जो सामान्य रंग दृष्टि के लिए समयुग्मजीय है। मतलब स्त्री सामान्य है, ठीक है, सामान्य है। संयुग्मजीय तो उसके पुत्र में अब इनका देखो इनका क्रॉस करवाएँगे तो इनके पुत्र में वर्णांध होने की क्या सिचुएशन रहेगी? कितनी प्रतिशत चांस रहेंगे? ठीक है। इधर देखो, अच्छा यहाँ वाया आएगा। ठीक है, इधर देखो, ये रोगी है तो यहाँ आ जाएगा। रोगी के लिए 1 आ गया और अब देखो, ये क्या पूछा है? ये दोनों तो लड़कियाँ हो गई, ये दोनों लड़के हो गए। अब लड़कों में वर्णांधता आने के लिए यहाँ पर किसी में सी आना ज़रूरी था ना ब्लाइंडनेस का, जीन ये वाला आना ज़रूरी था ना, लेकिन दोनों में से किसी में ही नहीं आया। तो कितने प्रतिशत चांस है वर्णांध होने की? 0% चांस है, ठीक है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे चलो। देखो, क्राई डू चैट सिंड्रोम किसके कारण कारण पैदा होता है? देखो, क्राई डू चैट इसका मतलब क्या होता है? कैट्स क्राई मतलब ये एक सिंड्रोम है जिसमें बच्चा जब रोता है ना तो बिल्ली के बच्चे के जैसे आवाज आती है। इसमें सीधा-सा वो याद ही करना होता है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पाँचों गुणसूत्र की छोटी भुजा और छोटी हो जाती है। पाँचवें गुणसूत्र की छोटी भुजा और ज़्यादा छोटी हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। जंपिंग जीन किसमें पाए जाते हैं? जंपिंग जीन किसमें पाया जाता है? अब जंपिंग जीन को ऐसे लोगों से रिलेट कर लो जो बहुत खतरनाक होते हैं, मतलब जो एकदम स्थिर नहीं बैठ सकते और ऐसे लोग तो सबके फ्रेंड सर्किल में पाए जाते हैं, सबके दोस्तों में पाए जाते हैं, तो ऐसे ही जंपिंग जीन भी सब जगह पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट में भी पाए जाएँगे और यूकैरियोट में भी पाए जाएँगे क्योंकि अपवाद मतलब अपवाद क्या ऐसे निकम्मे लोग तो सब जगह होते हैं। ठीक है, आगे चलो। अब पूछ रहा है कि रुधिर वर्ग प्रणाली के अनुसार पिता का रुधिर वर्ग बी है, बी पॉजिटिव है, माता का ए पॉजिटिव है और बच्चे का ओ पॉजिटिव है। तो देखो, पिता का क्या बोल रहा है बी पॉजिटिव, तो बी पॉजिटिव होने के लिए क्या होगा? या तो आईबी होना चाहिए या फिर आईबी आई होना चाहिए, ठीक है? और ये बोल रहा है माता का ए पॉजिटिव है, तो माता का भी ए पॉजिटिव होने के लिए या तो आई होना चाहिए या फिर आइए, हाई होना चाहिए और बोल रहा है कि बच्चों का ओ पॉजिटिव है। तो ओ पॉजिटिव होने के लिए देखो ये तो बी पॉजिटिव के लिए है, ये ए पॉजिटिव के लिए है और ओ पॉजिटिव के लिए तो एक ही कंडीशन है दोनों में स्मॉल आई होना चाहिए, दोनों में स्मॉल आई होना चाहिए। तो मैच कर लो देखो, बच्चे ऐसे मैच करते हैं बच्चों में स्मॉल आई इसमें भी है, ठीक है? यहाँ क्या बोलते हैं? अच्छा देखो, इसमें अगर कैपिटल देखो, अब यहाँ स्मॉल आई लाने के लिए क्या है? यहाँ पर भी स्मॉल आई होना चाहिए ना, इन दोनों में तो है ही नहीं। इन दोनों से तो फिर ओ पॉजिटिव वाला बच्चा आएगा ही नहीं, ओ पॉजिटिव वाला बच्चा आएगा ही नहीं, तो ऑप्शन सही कौन-सा हो गया? आईबी के साथ स्मॉल आई होना चाहिए, आईबी के साथ स्मॉल आई ए के साथ स्मॉल आई होना चाहिए, तब जाके इन दोनों का आई बच्चे में आएगा, ठीक है? तो कौन-सा ऑप्शन सही हो गया? कौन-सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही हो गया। आगे चलो।
पॉइंट म्यूटेशन बिंदु उत्परिवर्तन में होता है। अब देखो बिंदु उत्परिवर्तन में क्या होता है कि जो क्षार युग्म है ना, एक क्षार युग्म वो ही चेंज हो जाता है। जैसे एडेनिन की जगह मतलब जैसे एडेनिन की जगह ग्वानिन आ जाएगा या एडेनिन की जगह साइटोसिन आ जाएगा, तो वो क्षार युग्म ही बदल जाता है, ठीक है? संख्या नहीं चेंज होती है। जैसे मान लो ACTG ये है, तो यहाँ एडेनिन की जगह साइटोसिन आ जाएगा या एडेनिन की जगह ग्वानिन आ जाएगा, लेकिन फ्रेम तो फिक्स रहेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है? ये किसमें होता है? क्षार युग्म के बदलने से होता है। आगे चलो कि एक उत्परिवर्तन घटना में जब एडेनिन का प्रतिस्थापन क्या बोल रही है? एडेनिन का प्रतिस्थापन ग्वानिन द्वारा हो जाता है। तो ये किसका उदाहरण है? पॉइंट म्यूटेशन का उदाहरण है। अभी मैंने बताया कि जब एक क्षार युग्म दूसरे से प्रतिस्थापित हो जाता है तो क्या होता है? पॉइंट म्यूटेशन। और उसमें क्या पूछ रहा है? ग्वानिन द्वारा हो जाता है तो यह उदाहरण होता है। फ्रेंडशिप का तो बिल्कुल नहीं होता क्योंकि हमने पढ़ ही लिया। अब देखो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन तक ही नहीं होता। सेंट्रल डोग्मा में आता है, यहाँ क्यों आएगा? ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन। अब देखो ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन होते क्या है? देखो जब भी क्षार युग्मों में प्यूरीन प्यूरीन का प्रतिस्थापन प्यूरीन द्वारा या फिर पिरामिडिन द्वारा, जब भी प्यूरीन का प्रतिस्थापन प्यूरीन द्वारा या फिर पिरामिडिन का प्रतिस्थापन पिरामिडिन द्वारा हो जाएगा ना, तो इस कंडीशन को तो हम बोलते हैं ट्रांजिशन, ठीक है? इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन। लेकिन जब प्यूरीन का प्रतिस्थापन पिरामिडिन द्वारा या फिर पिरामिडिन का प्रतिस्थापन प्यूरीन द्वारा हो जाता है, ठीक है? जब एक दूसरे का दोनों प्रतिस्थापन कर देता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्जन। उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्जन, ठीक है? इसमें क्या होता है? प्यूरीन का प्रतिस्थापन पिरामिडिन द्वारा होता है या पिरामिडिन का प्यूरीन द्वारा होता है, ठीक है? एक दूसरे से होते हैं। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है एडेनिन का प्रतिस्थापन। एडेनिन क्या है? एडेनिन एक प्यूरिन है, ठीक है? उसका प्रतिस्थापन ग्वानिन द्वारा हो जाता है। ग्वानिन भी प्यूरिन है, अब इतना तो पता होगा ही सही आपको, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, प्यूरिन क्या है, पिरामिडिन क्या है, ठीक है? तो एडेनिन का प्रतिस्थापन ग्वानिन द्वारा हो गया, तो प्यूरिन का प्रतिस्थापन प्यूरिन द्वारा होता है। तो वो क्या हो गया? ट्रांजिशन हो गया। अगर यहाँ ग्वानिन की जगह साइटोसिन या यूरासिल वगैरह कुछ दे देता है, तो क्या हो जाता है? ट्रांसवर्जन, ठीक है? आगे चलते हैं। अब देखो वापस से एनाटॉमी का क्वेश्चन है, मुक्त अक्षीय बीजांड्यास किसमें पाया जाता है? मुक्त अक्षीय बीजांड्यास किसमें पाया जाता है? अब देखो यहाँ दो डायग्राम लिए हुए हैं मैंने, एनसीईआरटी में दिया गया है। अब देखो यहाँ पर ये दोनों सेम है, दोनों में सेंट्रल में है, बस इसमें ये है कि इसमें परिधि से पुटिकाओं द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है? अब देखो इसको समझते हैं। जो ये कंडीशन होती है ना, इसको बोलते हैं एक्सियल। एक्सियल मतलब अक्षीय, अक्षीय बीजांड्यास। अब ऐसा अगर आपने देखा हो तो ऐसा नींबू में होता है, नींबू में होता है, सिट्रस में होता है। सिट्रस में क्या होता है? सिट्रस में क्या होता है? ऐसे 3 अक्षों में डिवाइड रहती है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अक्षीय, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? अक्षीय बीजांड्यास। और ये देखो, ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं मुक्त अक्षीय, मुक्त बीजांडास, क्योंकि ये सेंट्रल में होता है बिल्कुल। इसमें कोई सपोर्ट वगैरह कुछ भी नहीं होते, कोई पुट्टिका वगैरह नहीं होती, इसमें पुट्टिका आती है। तो ये तो क्या हो गया? अक्षीय, और ये मुक्त है किससे? अक्षों से। तो इसको क्या बोलते हैं? मुक्त अक्षीय, मुक्त स्तंभीय, ठीक है? तो इसका क्या उदाहरण होता है? इसका उदाहरण होता है डायंथस, ठीक है? ये किसमें पाया जाता है? डायंथस में पाया जाता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एनाटॉमी में आपको बस एग्जाम्पल रटने हैं, एग्जाम्पल रटने हैं, उनको इतनी बार पढ़ लेना है कि एग्जामिनर कुछ भी उठा के कुछ भी पूछ ले, आपको सारे एग्जाम्पल याद होना चाहिए और एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल याद करने हैं, दुनिया भर के याद नहीं करने। पेपर में वहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है? आगे चलता है। ट्रेकिट्स के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? ट्रेकिट्स के लिए कौन-सा कथन सही है? तो देखो ट्रेकिट्स आपने पढ़ी होगी, ये एक कोशिकीय होते हैं, इनमें गुहा पाई जाती है और गुहा संकीर्ण होती है, बस ट्रेकिट्स के ये लक्षण होते हैं। हम पढ़ते ही है, ये छोटी-छोटी चीज़ें याद होनी चाहिए। ये संकीर्ण होती है, संकीर्ण ल्यूमेन का मतलब क्या होता है? गुहा, ल्यूएन का मतलब गुहा, इनमें संकरी गुहा होती है और ये एक कोशिकीय होती है, ठीक है? देखो यहाँ लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसमें एक ही फूल में पुरुष और स्त्री दोनों लिंग अवयव होता है? ये पूछा है कौन सा फूल द्विलिंगी होता है? अब देखो यहाँ पर हिंदी में तो समझ में आ गया, अगर ये इंग्लिश में यहाँ पर लिख देता है मोनोसियस, ठीक है? या फिर ये लिख देता है हर्माफ्रोडाइट, ठीक है?
हर्माफ्रोडाइट। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका भी मतलब यही होता है कि कौन से पुष्प में नर और मादा एक साथ है। तो एक साथ खजूर के पेड़ में तो नहीं होते हैं। देखो, साइकस में भी नहीं होते। साइकस और पाइनस में कंफ्यूज मत होना। पाइनस में होते हैं। अगर यहाँ पाइनस होता है ना, तो पाइनस में होते हैं, साइकस में नहीं होते हैं। देखो, धतूरा, धतूरे में एक लिंगी और मतलब धतूरे में नर और मादा पुष्प, नर और मादा जनाक दोनों एक ही पुष्प में होते हैं। बचपन में आपने देखा होगा ना, बच्चे थे, अगर आप खेले हो, तो मैं तो खेला था, वहाँ फूल खोल के इसमें देखते थे, ये राजा है, ये रानी है, ठीक है? तो वहीं से याद रखना, राजा रानी किस में होते हैं? धतूरे में होता है। तो सही ऑप्शन क्या हो गया? धतूरा। ठीक है, आगे चलते हैं। मानव में अधिसंख्यक हाथ और पैरों की उँगलियों का विकास। देखो, मानव में जैसे ऋतिक रोशन हो गया, ऋतिक रोशन के 2 अंगूठे हैं ना, तो उसकी पूछ रहा है कि उँगलियों का कम या ज़्यादा होना किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है असतत विभिन्नता पर। किस पर डिपेंड करता है? असतत विभिन्नताओं पर। ये विभिन्नता है, ज़रूरी नहीं है कि अगली पीढ़ी में वंशागत हो ही सही। जैसे ऋतिक रोशन के 2 अंगूठे हैं, तो ज़रूरी थोड़ी है उसके बच्चे में भी होगी, ठीक है? इस टाइप की विभिन्नताओं को क्या बोलते हैं? असतत विभिन्नताएँ, ठीक है? देखो, एक महिला का बच्चा क्लाइमफिल्टर सिंड्रोम, अब पता होना चाहिए पहले तो क्लाइमफिल्टर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं, ठीक है? ग्रसित है बच्चे में बार बॉडीज़ की संख्या क्या होती है? तो देखो, क्लाइमफिल्टर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं? 47 होते हैं। तो इनकी व्यवस्था कैसे होती है? 22 होती है, प्लस इसमें एक्स, एक्स और वाई होते हैं, ठीक है? 2 एक्स होता है और 1 वाई होता है। अब देखो बार बॉडीज़ क्या होती है? बार बॉडीज़ का सीधा-सा फ़ॉर्मूला है, बार बॉडी बराबर टोटल एक्स क्रोमोसोम, ठीक है? -1, मतलब बार बॉडी क्या है? जो आपका जीनोटाइप है ना, उसमें जितने एक्स गुणसूत्र है ना, उसमें से 1 कम कर दो तो क्या आ जाएगी? बार बॉडीज़। तो देखो, क्लाइमफिल्टर वाले में कितने एक्स गुणसूत्र है? 2 एक्स गुणसूत्र है, तो 2 माइनस 1 बराबर कितना होगा? 1। तो बार बॉडी कितनी होगी? 1 होगी। आंसर क्या हो गया? 1 हो गया, ठीक है? आगे चलते हैं। देखो, चेकर बोर्ड का विधान प्रस्ताव किसने किया था? अब देखो यार, 10वीं की जब किताब पढ़ते हैं, सबसे पहले हमने वहीं पढ़ी थी आनुवंशिकी, मेंडल की आनुवंशिकी, ठीक है? तो उसमें दूसरा ही पैराग्राफ लिखा हुआ है कि मेंडल की सहायता के लिए मेंडल ने जो चेकर बोर्ड इस्तेमाल किए थे, वो किसने दिए थे? पुन्नेट ने दिए थे। चेकर बोर्ड का कंसेप्ट किसने दिया था? पुन्नेट ने दिया था। ये छोटी-छोटी चीज़ें तो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? आगे चलते हैं और ये है आज का लास्ट सवाल। वृद्धि वलय बनती है सक्रियता के कारण। वृद्धि वलय या वार्षिक वलय कहाँ बनती है? तो देखो, कैम्बियम पूछ रहा है, कैम्बियम जिनकी संख्या को गिनकर पौधों की आयु का अनुमान लगाया जाता है, वो कहाँ बनती है? तो देखो, अंतरंभीय ऐधा। अब यहाँ एक शब्द आ गया रंभ। रंभ क्या होता है? स्टील क्या होती है? स्टील। तो जैसे मैंने आपको बताया, श्रवण बंडल होते हैं, श्रवण बंडल। 1 मिनट में रिकॉर्डिंग फिर देख लो। हुँ। श्रवण बंडल होते हैं। श्रवण बंडल में क्या पाया जाता है? जाइलम पाया जाता है, फ्लोएम पाया जाता है, ठीक? और एक पाई जाती है पित्त। मज्जा जिसको बोलते हैं, मज्जा जिसको बोलते हैं, पित्त, जाइलम, फ्लोएम, पित्त। जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम बनती है, और कैम्बियम देखो सर्दी में भी बनती है और बसंत में भी बनती है। तो वो जो कैम्बियम बनी ना, उनको ही गिनकर क्या करते हैं, वृद्धि वलय का मतलब वृद्धि वलय उनको ही बोलते हैं। वो जो कैम्बियम बनी ना, उनको ही काउंट करके वार्षिक मतलब कितने वर्षों का पेड़ है, उसका अनुमान लगाया जाता है। तो ये कहाँ पर होती है? ये होती है मतलब इंटरस्टेल, क्या लिखा हुआ है? इंटरस्टेलर कैम्बियम, ठीक है? अब देखो, कैलरी कैम्बियम ये क्या होती है? ये क्या होती है? जो शाखाएँ होती है ना, शाखाओं में पार्श्वयुक्त चोतक होते हैं, वहाँ पर बनती है ये वाली, ठीक है? और एक्स्ट्रास्टेलर मैंने कल बताई थी, जो कोर्क होती है ना, कोर्क मतलब जो वेस्कुलर बंडल है ना, इसके बाहर बाहर बनती है, तो कोर कैम्बियम होगी, वो क्या होगी? एक्स्ट्रास्टेलर होगी, ठीक है? प्राइमरी तो सब जानते ही हो ठीक है, तो आई होप आपको बायोलॉजी सॉल्यूशन ठीक लगा होगा, समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद भी अगर आपके किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, तो मैंने आपको पहले भी बोला है, दोबारा बोल रहा हूँ कि कमेंट्स में नीचे डाउट मेंशन कर देना, आपको जवाब ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। बट वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए।